हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। समलैंगिक विवाह और इनकी मान्यताओं को लेकर के कई तरह के सवाल काफी लंबे समय से उठाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। तो समलैंगिक विवाह के अंतर्गत जो कानूनी मान्यता की बात आती है, विवाह की मान्यता की भी चर्चा होती है। इस मुद्दे में एक और विषय जो जुड़ता है वो है उस परिवार के आने वाले समय में जो बच्चे होंगे या जो बच्चे वो गोद लेंगे उनके अधिकारों को किस तरह से देखा जाएगा। तो हम बात करें कि इस विषय का ही एक आगे का रूप है या आगे का एक बिंदु है जो उन बच्चों से जुड़ता है जो उस परिवार में पाले जाएंगे। तो इस विषय को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी इस मुद्दे को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए हैं। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे गोद लिए बच्चों के अधिकारों को कैसे प्रभावित करेंगे समलैंगिक विवाह। क्या कहा है बाल संरक्षण आयोग ने? सेम सेक्स मैरिज केस, व्हाई चाइल्ड राइट्स पैनल थिंक एडॉप्शन बाय सेम सेक्स कपल में हार्म चिल्ड्रन। कैसा ये क्यों सोचते हैं कि सेम सेक्स कपल या फिर हम कहें समलैंगिक जो जोड़े हैं उनके द्वारा किसी बच्चे को पाला जाना उसके भविष्य को खराब कर सकता है या उसके पालन पोषण को उस तरह से सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। चर्चा में क्यों है, इस पर बात करेंगे। कानूनी रूप से क्या इसको लेकर तर्क दिए गए हैं। गोद लेने के नियमों के खिलाफ इसे किस तरह से बताया गया है कि अभी के समय जो एडॉप्शन के राइट्स हैं या एडॉप्शन को लेकर लॉज हैं उसको किस तरीके से ये जो प्रक्रिया है इसको बाधित करेगी। समलैंगिक परिवार जो नया बनेगा उस परिवार का बच्चे पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ अन्य मुद्दे जो उठाए गए हैं और एक निष्कर्ष समझेंगे। इसके अलावा यह जो विषय है जीएस पेपर 2 के अंतर्गत हम सामाजिक न्याय खंड से जोड़ सकते हैं। तो अंत में एक प्रश्न को भी देखेंगे। चर्चा में इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ है वो एक विषय पर चर्चा कर रही है जो कि समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी रूप से मान्यता दिए जाने की मांग पर आधारित है और इससे जुड़ी हुई कई सारी याचिकाएं उनके पास दायर की गई थी। लेकिन ये जो याचिकाओं की सुनवाई हो रही है उससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी एक याचिका या एक तरह का आवेदन दायर किया था। उन्होंने समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चों को गोद लेने पर चिंता जाहिर की थी। मतलब एक विषय जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहा है जिस पर सरकार का अलग तरह से मत है। अभी हमने कुछ दिनों पहले इन न्यूज प्रोग्राम में उस पर चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं। और फिर उसी मुद्दे से संबंधित आगे का विषय ये निकलता है। तो समलैंगिक जो जोड़े होंगे आगे चल करके वो बच्चों को गोद लेंगे, तो इन्होंने कहा है कि ये अपने आप में सही तरीका नहीं होगा। कई तरह के कानून है जिनका उल्लंघन होते हुए दिखेगा। तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवाह समानता याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से जुड़ा एक आवेदन इन्होंने दिया है। कानूनी तर्कों के बारे में कुछ चर्चा है। जैसे एनसीपीसीआर ने कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो प्रावधान है ये जो प्रक्रिया होगी इसके कई सारे पहलुओं का उल्लंघन करेगी। जैसे समान लिंग वाले जोड़ों द्वारा गोद लेने को मान्यता नहीं दी गई है इसमें से किसी भी कानून में। इसके अलावा जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है वो किसी भी एकल पुरुष द्वारा एक महिला बच्चे को गोद लेने पर रोक लगाता है। यानी कि अगर कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसको कोई एक सिंगल पेरेंट जो कि मेल है, जो कि पुरुष है, उसको गोद नहीं ले सकता, ऐसा इस कानून में बात की गई है। तो इस कानूनों में जो परिभाषाएं हैं वो अपने आप में जटिल हैं, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि जो बच्चे को गोद लेने की बात आती है वहां पर पति पत्नी का जिक्र आएगा। ऐसे में अगर जो समलैंगिक जोड़े हैं वो पुरुष पुरुष हैं या महिला महिला हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसे, या महिला महिला है, तो ये कैसे इस परिभाषाओं को पूरा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। शादी करने का जो अधिकार है वो भी अपने आप में कई तरह के अधिकार, विशेष अधिकार और दायित्वों को लेकर के आता है और जो कानून द्वारा प्रदत्त और संरक्षित भी किए गए हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं वो दायित्व, जैसे सरोगेसी, सहायक प्रजनन तकनीक द्वारा बच्चे को गोद लेना, इसके अलावा बच्चे पैदा करने का अधिकार, विरासत का अधिकार, रख रखाव और कर में कुछ सुविधाओं का अधिकार, इसके अलावा जो पेंशन्स की बात आती है उसमें अधिकार। केवल विवाहित जोड़ों के लिए ये सभी चीजें उपलब्ध हैं। अब विवाहित जोड़े की परिभाषा में किस तरह से जो समलैंगिक विवाह होंगे वो आएंगे ये देखने की बात होगी, क्योंकि सामाजिक स्ट्रक्चर में अगर आप समझे तो इस पूरे विषय को शामिल करना अपने आप में बहुत जटिल मुद्दा है।
एक और अधिकार आते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार, समानता के अधिकार। जब वहीं आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो सामाजिक रूप से जो इसका टकराव है वो होता हुआ दिखता है। तो गोद लेने के नियमों के खिलाफ भी इसको बताया है। आयोग ने एक मामले का जिक्र किया है, अंबुरी राय बनाम भारत संघ। तो इनकी याचिका का आयोग की तरफ से विरोध किया गया है, जो ऐसी याचिका है जिसके अंतर्गत अदालत सुनवाई कर रही है और इस तरह की 20 याचिकाओं में से एक है। तो दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 की कुछ धाराओं को असंवैधानिक करने की मांग अंबुरी रॉय बनाम भारत संघ की याचिका में उठाई गई है। इसमें धारा 5(2)(a) और 5(3) का जिक्र किया गया है। अब ये जो दोनों धाराएं हैं ये क्या कहती हैं और क्यों इसका विरोध है? तो धारा 5(2)(a) जो कि विवाहित जोड़े के मामले में गोद लेने के लिए पति और पत्नी दोनों की सहमति की बात करती है। अभी हमने पीछे देखा कि पति पत्नी के लिए पुरुष पुरुष और महिला महिला के विवाह के अंतर्गत जो बात आएगी वो परिभाषा में फिट नहीं होगी। तो एक अकेला पुरुष एक लड़की को गोद लेने के लिए पात्र नहीं होगा, ये वाली बात है। और धारा 5(3) कहती है कि गोद लेने के लिए कम से कम 2 साल का स्थिर वैवाहिक संबंध आवश्यक है। हालांकि किसी रिश्तेदार या सौतेले माता पिता के मामले को अगर हम छोड़ दें तो सामान्य स्थितियों में ये लागू होता है। अब एक मुद्दा ये भी है कि जो समलैंगिक परिवार होंगे उनके अंतर्गत अगर किसी बच्चे का पालन होता है तो उसके द्वारा उस बच्चे के जो पूरी परवरिश है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो समलैंगिक वाले परिवारों में पलना बच्चों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है, ऐसा कहा है। और कुछ अध्ययनों का इन्होंने जिक्र किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद होंगे। इन्होंने कहा है कि विषम लैंगिक जोड़ों द्वारा गोद लिए गए बच्चे भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। यानी जो सामान्य माता पिता हैं अगर वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो बच्चों की परवरिश बेहतर होती है, वो तनाव से मुक्त रहते हैं। वहीं अगर समलैंगिक जोड़ों की बात की जाए तो इनको गोद लेने की अनुमति देना बच्चों को खतरे में डालने के समान है। कैसे? क्योंकि समान लिंग वाले परिवारों के बच्चों में मानसिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। बेसिकली यहाँ पर इनका आर्गुमेंट ये है कि दो पुरुष पुरुष या महिला महिला हैं, अगर उनके बीच में किस तरह के संबंध होंगे वही संबंध आगे चल करके बच्चा देख रहा होगा उसका भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा उनका जो समाज में एक रुतबा होगा या समाज में जिस तरीके से एक दृष्टिकोण उनके प्रति अपनाया जाएगा, बच्चा अपने बड़े होने के दौरान या अपनी परवरिश के दौरान उस प्रक्रिया को भी देख रहा होगा कि उसके माता पिता के साथ समाज का किस तरीके से रवैया है। या फिर आप उसके पालन पोषण को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके देखें, जब वह स्कूल जाएगा, स्कूल में जो उसका पीयर ग्रुप होगा वो उसको किस तरह से देखेगा या उस पर किस तरीके के कमेंट हो सकते हैं, तो इस पूरी बातों को वो शामिल करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चों को अगर पालने देने की बात आती है और इस पर कानूनी सहमति बनती है तो ये उन पर प्रयोग करने जैसा होगा। मतलब कि अभी हमें ये नहीं पता है मतलब स्वतंत्र रूप से कि कैसे लालन पालन उनका हो पा रहा है, इससे उनको कितना लाभ मिल पा रहा है। तो एक प्रयोग करने के लिए हम बच्चों को वहां पर भेज रहे हैं जो कि बच्चों के हित में नहीं होगा। और प्रत्येक व्यक्ति के समान मानवाधिकार होते हैं, इस आधार पर बच्चों के भी होंगे जो उन्हें परवरिश के दौरान भी मिलने चाहिए। इसके अलावा एक और उन्होंने सामाजिक अवधारणा का जिक्र किया है, पारंपरिक लिंग भूमिका। उन्होंने कहा है कि बच्चे इस भूमिका को सीमित तौर पर ही समझ पाएंगे। एक सामान्य परिवार में माता और पिता होते हैं। हम देखते हैं कि माता या पिता जो किसी परिवार की प्रमुख इकाई है, उनका परिवार के पालन पोषण में अलग अलग योगदान है। जैसे सामान्य माता पिता में अगर हम देखें तो माता बच्चे की परवरिश में अहम योगदान निभाती है, एक सामान्य परिवार की अगर हम भारतीय परिवार की तुलना करें, और पिता जाकर के बाहरी कार्यों को देख रहे होते हैं। ये एक परवरिश का हिस्सा होगा जिस आधार पर बच्चा लिंग भूमिकाओं और लिंग की पहचान की भी समझ रखेगा। यानी उसे पता होगा कि माता के क्या कार्य हैं और पिता के क्या कार्य हैं, जहां पर स्पष्ट होगा कि माता महिला है और पिता पुरुष हैं। लेकिन अगर समलैंगिक विवाह की स्थितियां आएंगी वहां पर यह स्पष्ट करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा कि माता का रोल कौन निभाएगा और पिता का कौन निभाएगा। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। यानी व्यक्तित्व के समग्र विकास को ये सीमित करेगा, ऐसा एनसीपीसीआर का कहना है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे के बाद निष्कर्ष पर लौटे तो एक पक्ष एनसीपीसीआर ने रखा है जहां पर उन्होंने कुछ अध्ययनों का जिक्र किया है, दूसरा पक्ष दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से आया है जो कि एनसीपीसीआर के विचारों से विपरीत दिखाई देता है। इन्होंने भी कुछ अध्ययनों का जिक्र किया है। पहली बात तो इन्होंने समलैंगिक जोड़ों के गोद लेने के अधिकारों का समर्थन किया है और समलैंगिक माता पिता पर हुए अध्ययनों की ये चर्चा करते हैं। इन्होंने 2 स्टेटमेंट कहे हैं। पहला ये कि समलैंगिक जोड़े
अच्छे माता पिता हो सकते हैं या नहीं, ये एक विषय हो सकता है प्रश्न करने के लिए। लेकिन इसी से जुड़ा एक और विषय ये भी है कि विषम लैंगिक जोड़े अच्छे माता पिता हो सकते हैं या नहीं, इस पर पहले ठीक तरीके से हमारे पास रिपोर्ट उपलब्ध हों। यानी एक बड़ा सामाजिक आकलन ये भी किया जाना चाहिए कि क्या केवल कुछ सैंपल अगर समलैंगिक जोड़ों के उठा लिए गए हैं, वहां पर अगर एक बड़ा सैंपल विषम लैंगिक जोड़ों के आधार पर उठाया जाए, सामान्य माता पिता के हिसाब से उठाया जाए, तो क्या वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एक दूसरा पक्ष है जो इसको लेकर के है। बहरहाल जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट के पास है, हम देखेंगे आने वाले समय में कि किस तरह से इस पर निर्णय होते हैं। लेकिन अगर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपके सामने आए तो उस पर आपकी समझ बेहतर हो सके। प्रश्न है प्रीलिम्स का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर के, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।